हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी मेंट नर्सिंग। माई सेल्फ राखी राणा। एसजीपीजी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम क्रैक करना है ना, तो आज का मॉक टेस्ट आपको बता देगा कि आप बेसिक लेवल पर हो या फिर टॉप लेवल फाइटर हो। 50-50 स्कोर कर पाओगे या फेल हो जाओगे, आज सब क्लियर हो जाएगा। इस मॉक टेस्ट में मैंने बेसिक टू एडवांस लेवल के एमसीक्यू ऐड किए हैं जो आज आपके लेवल को शो करेंगे। हर क्वेश्चन आपको रियल एग्जाम जैसा फील देगा, तो रेडी हो जाइए। हर क्वेश्चन के बाद एकदम आपको आंसर देना है। साथ ही अपना जो स्कोर है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस मॉक टेस्ट में मैंने नर्सिंग के साथ साथ कुछ हमारे नॉन नर्सिंग के पोर्शन भी ऐड किए हैं जो कि आगे आपको देखने को मिलने वाला है। फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे नर्सिंग सेक्शन के बारे में, जिसमें कि बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो कि आपके लास्ट ईयर आ चुके हैं, साथ ही इस बार आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा, साथ ही अपना स्कोर है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है जिसमें कि पूछा गया है विच इलेक्ट्रोलाइट इज मेजर इंट्रासेलुलर कैटायन। तो इसमें आपका पूछा गया है जो कौन सा आपका मेजर इंट्रासेलुलर कैटायन होता है। ऑप्शन है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम या फिर क्लोराइड। तो सोडियम की अगर हम बात करें तो सोडियम मेनली आपका मेजर एक्स्ट्रा सेलुलर कैटायन होता है, ठीक है। एंड पोटेशियम की बात करें तो मेनली आपका आपका पोटेशियम होता है वो मेजर इंट्रासेलुलर कैटायन होता है। वहीं पोटेशियम जो है आपका बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है आपका नर्व इम्पल्सिस ट्रांसमिशन में, साथ ही मसल कॉन्ट्रैक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। प्लस आपके जो सेलुलर फंक्शंस हैं, ठीक है, सेलुलर फंक्शंस हैं उनको मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम मेनली आपका इंट्रासेलुलर कैटायन होता है बट मेजर नहीं होता, ठीक है, मेजर नहीं होता, इंट्रासेलुलर कैटायन होता है बट नॉट अ मेजर कैटायन। अब कैल्शियम जो है बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है आपके ब्लड क्लॉटिंग में, साथ ही आपके मसल कॉन्ट्रैक्शन में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। क्लोराइड की बात करें तो क्लोराइड जो होता है आपका मेजर एक्स्ट्रा सेलुलर एनायन होता है, ये आपका हो गया क्लोराइड। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है पोटेशियम। पोटेशियम आपका मेजर इंट्रासेलुलर कैटायन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नॉर्मल एडल्ट पल्स रेट। इसमें आपका नॉर्मल एडल्ट पल्स रेट पूछा गया है जो कि होता है आपका 60 से लेकर 100 बीट पर मिनट आपका नॉर्मल एडल्ट पल्स रेट होता है। ऑप्शंस की बात करें 40 से 60 पर मिनट जो होगा आपका ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन में आ जाएगा। 60 से 100 जो है वो आपका करेक्ट होता है, आपका नॉर्मल एडल्ट पल्स रेट होता है। 100 से 120 की बात करें तो आपका टेकीकार्डिया की कंडीशन में आ जाएगा, और 120 से 140 भी आपका टेकीकार्डिया की कंडीशन में ही आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंटीडोट ऑफ हेपेरिन इज। ऑप्शंस हैं विटामिन के, आपका प्रोटामाइन सल्फेट, एट्रोपिन या फिर नैलोक्सोन। विटामिन के की बात करें तो इसका हम विटामिन के की बात करें तो विटामिन के जो होता है वो वारफरिन का आपका एंटीडोट होता है। प्रोटामाइन सल्फेट की बात करें तो हमारा हेपेरिन का एंटीडोट होता है। एट्रोपिन की बात करें तो ये मेनली ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग का हमारा एंटीडोट होता है, साथ ही इसको हम ब्रेडिकार्डिया में भी देते हैं। नैलोक्सोन की बात करें तो ये क्या होता है, ओपियोइड एंटागोनिस्ट होता है, ठीक है। ओपियोइड पॉइजनिंग का क्या होता है, ये एंटीडोट होता है। तो करेक्ट आंसर जो होगा हमारा इसका रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है विच वैक्सीन इज गिवन एट बर्थ। एट बर्थ की कौन सी वैक्सीन दी जाती है। ऑप्शंस हैं डीपीटी, एमएमआर, बीसीजी या फिर टाइफाइड। तो डीपीटी की बात करें तो डीपीटी मेनली एट 6 वीक्स दी जाती है, एट 6 वीक्स पर दी जाती है। एमएमआर की बात करें तो आपकी 9 से 12 मंथ पर दी जाती है। बीसीजी की बात करें तो मेनली बीसीजी आपकी एट बर्थ दी जाती है, ठीक है, एट बर्थ दी जाती है। किसके अगेंस्ट, टीबी के अगेंस्ट ये जो वैक्सीन है टीबी को प्रिवेंट करने के लिए दी जाती है। टाइफाइड मेनली कब दी जाती है, चाइल्डहुड में दी जाती है, ठीक है। जो इसका करेक्ट आंसर है जो हमारी वैक्सीन है एट बर्थ दी जाती है वो है हमारी ऑप्शन नंबर सी। बीसीजी वैक्सीन जो है एट 6 वीक एट बर्थ दी जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन ग्लासगो कोमा स्केल्स असेसेस। तो ग्लासगो कोमा स्केल क्या असेस करता है। ऑप्शंस है पेन, न्यूट्रिशन, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस या फिर रेस्पिरेशन। तो जीसीएस जो होता है मेनली लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। पेन की बात करें तो पेन के लिए अलग टूल्स आ जाते हैं, न्यूट्रिशन असेस करने के लिए अलग टूल्स आ जाते हैं। अब लेवल ऑफ कॉन्शियस हमारे जीसीएस के थ्रू ही असेस की जाती है, जो कि आपका इसमें 3 कॉम्पोनेंट्स होते हैं जिनको हम ईवीएम से याद रख सकते हैं। ई से मीन्स आपका आई रेस्पॉन्स, वी से वर्बल रेस्पॉन्स, एम से मीन मोटर रेस्पॉन्स, ठीक है। 3 आपके इसमें कंपोनेंट्स होते हैं। स्कोरिंग की बात करें तो इसके स्कोरिंग इसमें जो रेंज होती है 3 से 15 तक आपकी इसमें रेंज होती है स्कोरिंग की, ठीक है। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। रेस्पिरेशन के अलग तरीके से मेजर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो
नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल प्लेटलेट काउंट। नॉर्मल प्लेटलेट्स काउंट पूछा गया है। नॉर्मल प्लेटलेट काउंट जो होता है वो हमारा 1.5 से लेकर 4 लाख पर मिलीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, 4 लाख पर मिलीमीटर क्यूब होता है। अब ऑप्शंस देखें, 50,000 से 1 लाख पर मिलीमीटर क्यूब की बात करें तो ये मेनली आपका थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है, कम है तो पीनिया कंडीशन और ज़्यादा होगा तो हम लगाएंगे साइटोसिस। ओके, और तो नेक्स्ट ऑप्शन है 1.5 to 4 लाख, ये जो है जो हमारा करेक्ट आंसर है। ये हमारी नॉर्मल रेंज होती है। 5 से 10 लाख की बात करें तो ये हमारा आ जाएगा थ्रोम्बोसाइटोसिस की कंडीशन में, थ्रोम्बोसाइटोसिस की कंडीशन में आ जाएगा। वहीं 10,000 से लेकर 50,000 ये भी हमारा सीवियर, ये हमारा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की कंडीशन में आएगा, सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की कंडीशन में जाएगा। ठीक है, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी मीन्स 1.5 to 4 लाख पर मिलीमीटर क्यूब हमारी जो होती है नॉर्मल प्लेटलेट काउंट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है लोसार्टन बिलोंग्स टू। तो ये फार्मा का क्वेश्चन है। इसके फार्मा की अगर आपको क्लास देखनी है जो मेनली आपकी कार्डियो की ड्रग है, ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की ड्रग है, उसके लिए मैंने एक सेपरेट पूरी 1 शॉट क्लास बना दी है जिसमें कि मैंने सारे फार्मा की ड्रग्स बताई हैं जो कि आपके एग्जाम पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको अगर अपनी फार्मा की कार्डियो की ड्रग्स क्लियर करनी है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें कि मैंने सारी ड्रग्स क्लियरली बता दी हैं, साथ ही बहुत ईजी लैंग्वेज में बताई हैं, आपको आराम से समझ आ जाएंगी। तो वो वीडियो देख सकते हैं आप। तो इसमें बात करें लोसार्टन बिलोंग्स टू एस इनहिबिटर्स, ARBs, बीटा ब्लॉकर्स या फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। तो अगर बात करें लोसार्टन मेनली आपकी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स होती हैं। अब कौन सी कैटेगरी की होती हैं वो बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एस इनहिबिटर्स की। एस इनहिबिटर्स में आ जाती हैं जैसे कि आपकी एनालप्रिल, कैटिप्रिल, ये रामिप्रिल जैसी ड्रग्स आ जाती हैं। ARBs मीन्स एंटी एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स आ जाते हैं, एक फुल फॉर्म होती है इसकी, जिसमें कि आपकी ड्रग आती है आपकी लोसार्टन। ठीक है, ऐसी ये ड्रग आ जाती है। साथ में इसके नेक्स्ट ड्रग आती है बालसार्टन, ये आपकी किस में आ जाते हैं, आपकी ARBs में आ जाती है। नेक्स्ट आती है बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स में आपकी एटिनोलॉल, प्रोपेनोलॉल, ये ड्रग्स आ जाती हैं। अब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की बात करें तो इसमें आ जाती है एम्लोडिपिन, जैसे कि एम्लोडिपिन, वेरापामिल, ये आपकी ड्रग्स आ जाती हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में। तो मेनली लोसार्टन आपकी किस कैटेगरी से बिलोंग करेगा, लोसार्टन आपसे बिलोंग करेगा आपकी ARB से। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, तो सारी ये हमारी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर एंड्स विथ। तो इसमें स्टेजेस ऑफ लेबर पूछा गया है। ऑप्शन है डिलीवरी ऑफ बेबी, डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा, फुल सर्वाइकल डायलिटेशन, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। तो स्टेजेस ऑफ लेबर की बात करें तो फर्स्ट स्टेज में जितनी होती है सर्वाइकल डायलिटेशन होता है। ठीक है, सर्वाइकल डायलिटेशन होता है। सेकंड स्टेज में जो होता है फीटस डिलीवरी होती है, सारी डिलीवरी होती है। थर्ड स्टेज में प्लेसेंटा डिलीवरी होती है, प्लेसेंटल स्टेज होती है। एंड फोर्थ स्टेज में क्या होता है, ऑब्जर्वेशन स्टेज होती है। ओके, ऑब्जर्वेशन स्टेज होती है। तो फर्स्ट स्टेज में मेनली क्या होता है, सर्वाइकल डायलिटेशन होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सो मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया। हाइपोग्लाइसेमिया का आपका इसमें मोस्ट कॉमन सिम्टम पूछा है। तो जब आपकी बॉडी में हाइपोग्लाइसेमिया होता है तो क्या होता है, आपका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट होने से क्या होता है, आपकी बॉडी में स्वेटिंग देखने को मिलती है, प्लस ट्रिमर्स जैसी कंडीशन देखने को मिलती है, साथ में हंगर जैसी कंडीशन भी देखने को मिलती है, हंगर भी लगने लगती है पेशेंट को। तो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका हाइपोग्लाइसेमिया में एक्टिवेट होने की वजह से आपको स्वेटिंग देखने को मिलती है, ट्रिमर्स देखने को मिलते हैं, साथ में पैल्पिटेशंस भी देखने को मिल जाते हैं। तो ऑप्शंस की बात करें, ब्रेडिकार्डिया इज नॉट रिलेटेड टू हाइपोग्लाइसेमिया। ओके, एंड नाउ नेक्स्ट ऑप्शन है बी जो है हमारा करेक्ट आंसर। हाइपोग्लाइसेमिया से रिलेटेड क्या है, स्वेटिंग है। बट नेक्स्ट ऑप्शन है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन इज नॉट रिलेटेड टू हाइपोग्लाइसेमिया, इट इज़ अ डिसऑर्डर, सो इट इज़ नॉट रिलेटेड टू हाइपोग्लाइसेमिया। नेक्स्ट कंडीशन है एडिमा। एडिमा इज नॉट रिलेटेड टू हाइपोग्लाइसेमिया, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस का इसमें आपका क्या पूछा गया है, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म पूछा गया है। ऑप्शन है स्टेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस या फिर इकोलाई। तो स्टेप्टोकोकस की बात करें तो मेनली आपका सोर थ्रोट इससे होता है। स्टेफाइलोकोकस की बात करें तो मेनली स्किन इन्फेक्शन जो होते हैं वो इससे होते हैं। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की बात करें TB कॉज करता है, और इकोलाई की बात करें तो मेनली UTI कॉज करता है। ठीक है, आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब जो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जो कि क्या कॉज करता है, TB कॉज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच क्रेनियल नर्व इज रेस्पॉन्सिबल फॉर विजन। विजन के लिए आपकी कौन सी क्रेनियल नर्व रेस्पॉन्सिबल होती है। ऑप्शंस की बात करें तो सेकंड,
थर्ड, फिफ्थ या फिर आपकी आ जाती है एट्थ क्रेनियल नर्व। तो बात करें सेकंड क्रेनियल नर्व कौन सी होती है, आपकी ऑप्टिक नर्व होती है। ऑप्टिक नर्व होती है जो कि किस लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, आपकी विजुअल इन्फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, थर्ड की बात करें तो थर्ड होती है आपकी ऑक्यूलोमोटर। ऑक्यूलोमोटर क्या करती है, आपकी आई मूवमेंट को कंट्रोल करती है। फिफ्थ क्रेनियल नर्व होती है आपकी ट्राइजेमिनल नर्व। ट्राइजेमिनल नर्व क्या करती है, जो आपकी फेस की मसल्स होती हैं, ठीक है, उनको सेंसेशन प्रोवाइड करती है, प्लस आपकी जो मेस्टिकेशंस में मसल इन्वॉल्व रहती हैं, मेस्टिकेशंस में जितनी मसल्स इन्वॉल्व रहती हैं उनको भी क्या करती है, कंट्रोल करती है। एट्थ क्रेनियल नर्व आ जाती है आपकी वेस्टिब्यूलोकोक्लियर नर्व, जो कि आपके हियरिंग में प्लस आपके बैलेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्टिक नर्व आपकी विजुअल इन्फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नॉर्मल यूरिन आउटपुट इन एडल्ट्स के लिए नॉर्मल यूरिन आउटपुट पूछा है, जो कि होता है आपका 30 से 50 ml पर आवर। ठीक है, 30 से 50 ml पर आवर नॉर्मल यूरिन आउटपुट होता है। ऑप्शंस की बात देखें, ऑप्शंस देखें, 200 ml आपका किस में आ रहा है, पॉलीयूरिया में आ रहा है। 100 से 150 ml भी आपका किस में आ रहा है, पॉलीयूरिया में आ रहा है। 5 से 10 ml जो है वो आपका किस में आएगा, ओलिग्यूरिया में आ जाएगा। वहीं ऑप्शन नंबर ए जो है 30 to 50 ml पर आवर, जो कि आपका करेक्ट आंसर है। ए जो है आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, 30 से 50 ml आपका नॉर्मल यूरिन आउटपुट होता है एडल्ट्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। WHO रिकमेंड्स एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के लिए टाइम पूछा गया 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 6 मंथ्स या फिर 12 मंथ। तो ये इसका जो क्वेश्चन का आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी 6 मंथ जो है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के लिए WHO के थ्रू रिकमेंड किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। पेशेंट रिसीविंग वारफरिन शुड बी मॉनिटर बाय, किसी भी पेशेंट को वारफरिन थेरेपी चल रही है तो आप क्या मॉनिटर करोगे, या लिख के लगा लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वारफरिन हेपेरिन के जो क्वेश्चंस आते हैं इनके मॉनिटरिंग टेस्ट के बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आने के 100% चांसेस हैं इस क्वेश्चन के आने के, तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन ज़रूर करिएगा। ऑप्शंस की बात करें HB, INR, PT, TLC या फिर प्लेटलेट्स काउंट। HB की बात करें तो आपका किस लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, एनीमिया के लिए हम चेक करते हैं। INR, PT जो होता है मेनली हम वारफरिन थेरेपी की इफेक्टिवनेस देखने के लिए करते हैं। ओके, TLC मेनली आपका इन्फेक्शन अगर होता है तो उसके लिए मार्कर होता है। प्लेटलेट्स की काउंट की बात करें तो मेनली आपका ये किस में रेलिवेंट होता है, जो अब आपकी हेपेरिन थेरेपी चल रही होती है पेशेंट के लिए, तो ये उस टाइम रेलिवेंट होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर है, INR, PT। याद रखिएगा, वारफरिन के लिए INR, PT करते हो, वहीं हेपेरिन के लिए क्या करते हो आप, APTT करते हो। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रॉन्गेस्ट इंडिकेटर ऑफ इन्फेक्शन के लिए स्ट्रॉन्गेस्ट इंडिकेटर पूछा गया है। ऑप्शन है हाइपरटेंशन, ल्यूकोसाइटोसिस, ब्रेडिकार्डिया या फिर पॉलीयूरिया। हाइपरटेंशन इज नॉट रिलेटेड टू एनी इन्फेक्शन। ओके, ल्यूकोसाइटोसिस क्या होता है कि ल्यूकोसाइटोसिस मेनली जब WBC काउंट जो है इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू एनी इन्फेक्शन और एनी कंडीशन, ड्यू टू एनी पैथोजन एंट्री, तो क्या होता है आपकी WBC जो है वो इंक्रीज हो जाती है और कंडीशन आपको देखने को मिलती है ल्यूकोसाइटोसिस। ब्रेडिकार्डिया इज नॉट रिलेटेड टू एनी इन्फेक्शन। पॉलीयूरिया मेनली आपका डायबिटीज़ पेशेंट में देखने को मिल जाता है। ओके, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, ल्यूकोसाइटोसिस बी WBC, द काउंट ऑफ WBC इंक्रीज्ड in the condition. Okay, next question. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टरी इज कॉमनली यूज टू असेस पल्स इन इन्फेंट में आप कौन सी पल्स आप यूज़ करते हो, कौन सी आर्टरी यूज़ करते हो पल्स चेक करने के लिए, रेडियल, ब्रेकियल, फिमोरल या फिर कैरोटिड। ठीक है, तो मेनली जब आप रेडियल जो होती है वो इन्फेंट में पैल्पेशन के लिए अब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पल्स होती है, इतनी जल्दी मेजर नहीं होती, इतनी जल्दी चेक नहीं हो पाती, इतनी जल्दी असेस नहीं हो पाती है। ब्रेकियल की बात करें तो मेनली ईजियर टू लोकेट होती है, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होती है इन्फेंट्स में पल्स चेक करने के लिए। फिमोरल जो पल्स होती है मेनली वो किस लिए यूज़ होती है, सर्कुलेशन असेसमेंट के लिए यूज़ होती है। कैरोटिड की बात करें तो मेनली इमरजेंसी में आप इस पल्स को आप यूज़ करते हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंटीडोट फॉर ऑपियोइड ओवरडोज। इसका मैंने ऊपर भी बताया था कि इसका ओवरडोज का एंटीडोट क्या होता है। दोबारा देख लेते हैं, एट्रोपिन, प्रोटामाइन सल्फेट, नैलोक्सोन या फिर विटामिन के। एट्रोपिन मेनली आपका ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग का एंटीडोट होता है, साथ में आप ब्रेडिकार्डिया में भी इसको यूज़ करते हो। प्रोटामाइन सल्फेट मेनली आपका हेपेरिन का होता है। नैलोक्सोन मेनली आप ओपियोइड ओवरडोज का एंटीडोट होता है, और विटामिन के जो होता है मेनली हेपेरिन का, सॉरी ये विटामिन के जो होता है वो वारफरिन का होता है। ठीक है, आपका विटामिन के वारफरिन का होता है। ठीक है, जो आपका विटामिन के का वारफरिन होता है, और आपका प्रोटामाइन सल्फेट का क्या होता है, हेपेरिन होता है। ठीक है,
ठीक है। अब क्या इसका पूछा गया है कि ओपिएट ओवरडोज का एंटीडोट क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी मींस आपका जो नैलोक्सोन होता है वो इसका ओवरडोज का एंटीडोट होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, नॉर्मल एडल्ट रेस्पिरेटरी रेट पूछा है कि क्या नॉर्मल एडल्ट रेस्पिरेटरी रेट होता है, तो जो होता है 12 से 20 पर मिनट आपका नॉर्मल होता है। 8 से 12 जो होता है आपका ब्रेडिप्निया की कंडीशन में, बी जो होता है वो आपका नॉर्मल होता है। 20 से 30 आपका किस में आ जाएगा, टेकिपनिया के, और ये जो 30 से 40 है वो सीवियर टेकिपनिया की कंडीशन में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विटामिन डेफिशिएंसी कॉज नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस जो है कौन सी विटामिन डेफिशिएंसी की वजह से होता है। ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन B1, सी और डी। विटामिन ए जो होता है मेनली आपके विजुअल के लिए, विजुअल रेस्पॉन्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। विटामिन ए मेनली आपका जो रेडॉप्सिन पिगमेंट होता है उसके फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अगर रेडॉप्शन की कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, तो क्या होता है, आपको नाइट ब्लाइंडनेस देखने को मिल जाता है। ओके, नाइट ब्लाइंडनेस इससे देखने को मिल जाता है। B1 की बात करें तो मेनली वेरी वेरी कॉज करता है। सी से क्या कंडीशन देखने को मिलती है, आपको स्कर्वी देखने को मिलती है। विटामिन डी से रिकेट्स देखने को मिलता है। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, द यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप इज ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव या फिर ओ नेगेटिव। सो ए पॉजिटिव में क्या होता है, ए पॉजिटिव मेनली इसमें ए एंटीजन होता है, साथ ही आर एच फैक्टर प्रेजेंट होता है। तो ये सिर्फ किसको दे सकता है, ए वालों ब्लड ग्रुप को दे सकता है। बी की बात करें, बी पॉजिटिव मेनली अब जिसमें कि बी एंटीजन होता है और आर एच फैक्टर इसमें प्रेजेंट होता है, तो ये क्या है, यूनिवर्सल डोनर नहीं हो सकता। ए बी पॉजिटिव मेनली, ए बी पॉजिटिव में जो एंटीजन्स होते हैं, ठीक है, ए बी पॉजिटिव मेनली आपका क्या होता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है। ठीक है, कोई भी ये यूनिवर्सल डोनर नहीं होता, यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है। ओ नेगेटिव की बात करें, ओ नेगेटिव में मेनली जो आपके एंटीजन्स होते हैं, ए बी एंड आर एच फैक्टर्स जो होते हैं उनमें कमी होती है, इसलिए क्या होता है, ये मेनली आपका यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। इसलिए ये ज़्यादा ये अब आपकी इमरजेंसी में ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कॉमनली कॉज कार्डिक अरिदमियाज। कार्डिक अरिदमिया कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कॉज करता है। ऑप्शन है पोटेशियम, क्लोराइड, फॉस्फेट या फिर सल्फेट। तो मेनली आपका सबसे पहला ऑप्शन है पोटेशियम। पोटेशियम मेनली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत ही ज़्यादा आपकी कार्डिक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसके लिए आप मेजर करते हो पोटेशियम को। ठीक है, क्लोराइड की बात करें तो क्लोराइड मेनली आपका जो एसिड बेस इम्बैलेंस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब फॉस्फेट की बात करें तो फॉस्फेट मेनली आपके बोन मेटाबॉलिज्म प्लस सेलुलर एनर्जी में इन्वॉल्व रहता है। सल्फेट मेनली आपका कोई भी मेजर इतना इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा है ए है जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें पूछा गया है नॉर्मल आर्टेरियल ब्लड पीएच पूछा गया है। ठीक है, नॉर्मल आर्टेरियल ब्लड पीएच पूछा गया है, जो कि आपका नॉर्मल होता है 7.35 टू 7.45 जो होता है वो नॉर्मल होता है। अब इसकी बात करें ऑप्शन की, 6.8, 7.0 ये हमारा इतना ये किस में आ जाएगा, एसिडोसिस की कंडीशन में आ जाएगा। 7.35 जो होता है वो आपका नॉर्मल होता है। 7.50 टू 7.60 ये आपको किस में आ रहा है, एल्किलोसिस की कंडीशन में आ रहा है। 8.0 टू 8.5 मेनली ये भी किस में, एल्किलोसिस में, साथ में ये आपकी लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा, जो कि नॉर्मल रेंज होती है आर्टेरियल ब्लड पीएच की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पोजीशन बेस्ट पोजीशन फॉर इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है सारे एग्जाम्स में, सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो बात करते हैं इसकी, बेस्ट पोजीशन, ट्रेंड एंड वर्क पोजीशन, सुपाइन पोजीशन या फिर हेड एलिवेटेड 30 डिग्री या फिर प्रोन पोजीशन। ठीक है, तो मेनली ट्रेंड एंड वर्क पोजीशन जो होती है, जब आपका सेरेब्रल ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है तब आप देते हो, साथ ही आईसीपी में भी देते हो। सुपाइन की बात करें, सुपाइन मेनली आपकी वीनस ड्रेनेज में इंपेयरमेंट कर सकती है। हेड एलिवेटेड 30 डिग्री मेनली ये क्या करता है, आपके ब्रेन की तरफ, ब्रेन से क्या करता है, जो वीनस ड्रेनेज होती है उसको प्रमोट करता है और आईसीपी को रिड्यूस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, प्रोन की बात करें तो प्रोन से मेनली इंट्राथोरेसिक प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है और साथ ही आईसीपी प्रेशर भी इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बहुत ज़्यादा करेक्ट आंसर है, जो कि क्या करता है, आपका वीनस ड्रेनेज को प्रमोट करता है, इंक्रीज़ करता है, जिससे कि जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो इसीलिए हम ये पोजीशन ज़्यादा यूज़ करते हैं, हेड एलिवेटेड 30 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें,
द फर्स्ट हार्ट साउंड S1 इज़ प्रोड्यूस्ड बाय क्लोजर ऑफ। तो S1 साउंड किसके क्लोजर से ज़्यादा आपको सुनने को मिलती है? एओर्टिक एंड पल्मोनरी वाल्व्स, मिट्रल एंड ट्राइकस्पिड वाल्व, पल्मोनरी वाल्व ओनली, एओर्टिक वाल्व ओनली। तो बात करें एओर्टिक एंड पल्मोनरी वाल्व जो कि S2 साउंड प्रोड्यूस करते हैं, मिट्रल एंड ट्राइकस्पिड वाल्व जो होते हैं वो S1 साउंड प्रोड्यूस करते हैं। पल्मोनरी वाल्व्स मेनली आपके S2 साउंड जो होती है उसको प्रोड्यूस करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वहीं एओर्टिक वाल्व जो होते हैं वो भी आपके S2 साउंड में भी क्या करते हैं, कंट्रीब्यूशन करते हैं उसको प्रोड्यूस करवाने में। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। आप पूछा गया है विच इंसुलिन हैज़ द फास्टेस्ट ऑनसेट जो होता है कौन से इंसुलिन का होता है? रेगुलर का होता है, एनपीएच का होता है, लिस्प्रो का होता है, फिर ग्लारिन का होता है। वहीं बात करें कि जो आपका रेगुलर इंसुलिन होता है वो आपके शॉर्ट एक्टिंग होते हैं प्लस स्लोअर ऑनसेट होते हैं। एनपीएच की बात करें तो आपका इंटरमीडिएट एक्टिंग होता है। लिस्प्रो की बात करें तो मेनली आपका रैपिड एक्टिंग होता है, ठीक है। लिस्प्रो जो होता है वो आपका रैपिड एक्टिंग इंसुलिन होता है। ग्लारिन की बात करें तो लॉन्ग एक्टिंग होता है आपका, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लिस्प्रो जो होता है वो रैपिड एक्टिंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिफर्ड आईएम इंजेक्शन साइट इन एडल्ट्स। एडल्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रिफर्ड आईएम साइट कौन सी होती है? डेल्टॉइड, डॉर्सोग्लूटियल, वेंट्रोग्लूटियल या फिर एब्डोमेन। तो डेल्टॉइड जो मेनली होती है जब आप किसी भी पेशेंट को स्मॉल डोज इंजेक्ट करते हो तब वो ज़्यादा सुटेबल होती है, प्लस जो वैक्सीन होती है उनके लिए भी ज़्यादा सुटेबल होती है। डॉर्सोग्लूटियल जो होती है आपकी यहाँ चांसेस रहते हैं, हायर चांसेस रहते हैं सियाटिक नर्व इंजरी होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। वेंट्रोग्लूटियल की बात करें तो आपकी सेफेस्ट होती है, ठीक है। सेफेस्ट इंजेक्शन आईएम इंजेक्शन साइट होती है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है जो नर्व्स होती हैं वो कम प्रेजेंट होती हैं, ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो कम प्रेजेंट होती हैं। साथ में यहाँ पर क्या होता है थिक मसल मास प्रेजेंट होता है जो कि जिससे क्या होता है डायरेक्ट जो आपकी वैक्सीन या फिर कोई भी ड्रग है वो आपकी डायरेक्ट आपके टिश्यूज़ में जाती है। एब्डोमेन की बात करें तो एब्डोमेन के लिए मेनली आपकी जो कॉमन साइट फॉर जो अभी आपके इंसुलिन इंजेक्शन होते हैं, ठीक है, उनके लिए आप ज़्यादा यूज़ करते हो। बट यहाँ पर क्या है आप जितने भी सबक्यूटेनियस इंजेक्शन होते हैं वो देते हो, यहाँ पर आईएम इंजेक्शन नहीं दिया जाता। तो करेक्ट आंसर जो होगा हमारा सी, वेंट्रोग्लूटियल बहुत ज़्यादा प्रिफर्ड साइड रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है प्लेटलेट्स काउंट 20,000 पर मिलीमीटर क्यूब इंडिकेट रिस्क ऑफ। प्लेटलेट काउंट जो है आपका 20,000 पर मिलीमीटर क्यूब है जो कि क्या कौन से रिस्क को इंडिकेट करेगा? ऑप्शन हैं इन्फेक्शन, ब्लीडिंग, हाइपरटेंशन या फिर हाइपरग्लाइसेमिया। तो इसको पता होने के लिए आपको इसका नॉर्मल काउंट पता होना चाहिए प्लेटलेट्स का जो कि होता है 1.5 to 4 लाख पर मिलीमीटर क्यूब जो होता है वो आपका नॉर्मल होता है। अगर इससे कम होता है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जैसी कंडीशन देखने को मिल जाती है, अगर ज़्यादा होता है थ्रोम्बोसाइटोसिस जैसी कंडीशन देखने को मिल जाती है। अब ये जो है अगर प्लेटलेट्स आपकी बॉडी में ज़्यादा कम हो रही हैं, ठीक है, तो क्या आपको ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। अब इन्फेक्शन की बात करें तो इन्फेक्शन मेनली आपका किस रिलेटेड है? जो आपकी न्यूट्रोपीनिया होती है उससे रिलेटेड है। ब्लीडिंग कब देखने को मिलती है? जब आपकी बॉडी में जो क्या होता है प्लेटलेट्स जो हैं वो कम हो जाती हैं तब आपको देखने को मिलता है हाइपरटेंशन इज़ नॉट रिलेटेड टू प्लेटलेट्स एंड हाइपरग्लाइसेमिया इज़ नॉट ऑल्सो रिलेटेड टू प्लेटलेट्स। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। ब्लीडिंग हमको कब देखने को मिलती है? जब हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स जो है वो कम हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच क्रेनियल नर्व कंट्रोल्स फेशियल एक्सप्रेशन। ऑप्शन है हमारे ट्राइजेमिनल, फेशियल, वेस्टिब्यूलोकॉक्लियर, ग्लोसोफेरेंजियल। तो ट्राइजेमिनल नर्व जो होती है वो आपकी फेशियल सेंसेशन के लिए साथ में मेस्टिकेशंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, उनको कंट्रोल करती है। फेशियल नर्व मेनली आपके फेशियल एक्सप्रेशंस के लिए ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल होती है। वेस्टिब्यूलोकॉक्लियर जो है आपके हियरिंग एंड बैलेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। ग्लोसोफेरेंजियल जो होती है आपके टेस्ट एंड स्वेलोइंग के लिए ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल होती है। तो इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो है हमारा बी जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है स्कर्वी अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। स्कर्वी जो है मेनली किसकी डेफिशिएंसी मिलती है? विटामिन डी, B1, C या फिर विटामिन B12। तो अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो रही है तो आपकी बॉडी में ऑस्टियोमलेशिया जैसी कंडीशंस देखने को मिलेंगी। B1 की वजह से आपको बेरी देखने को मिलती है। C की वजह से आपको स्कर्वी देखने को मिलती है। वहीं विटामिन B12 की वजह से आपको मेगलोब्लास्टिक एनीमिया देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर C जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। विटामिन C डेफिशिएंसी कॉज स्कर्वी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल ऑक्सीजन सेचुरेशन SpO2 का नॉर्मल लेवल पूछा गया है जो कि होता है आपका 95 to 100% आपका नॉर्मल होता है। ऑप्शंस की बात करें तो 70 to 80%, 80 to 90%, 95 to 100% या फिर 60 to 70%। तो ऑप्शंस की बात करें तो मेनली आपका जब 70 to 80% की बात करें तो पेशेंट किस में जाएगा? हाइपोक्सिया में जाएगा। 80 to 90% की बात करें तो O2 डेफिशिएंसी आपको देखने को मिलेगी, बट इतना ज़्यादा क्या है आपका हाइपोक्सिया में नहीं जाएगा, सिर्फ O2 डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी। 95 जो है आपका नॉर्मल काउंट है,
60-70% आपकी बहुत ज़्यादा सीवियर हाइपोक्सिया कंडीशन में है पेशेंट। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो अभी जो है हमारा नॉन नर्सिंग पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। अभी हम नर्सिंग पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हम डिस्कस करेंगे नर्सिंग के बारे में। इतने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे और मॉक टेस्ट और साथ ही एमसीक्यू सीरीज़ मैं अपने चैनल पर लेकर आने वाली हूँ। साथ में बहुत ज़्यादा वन शॉट क्लासेस लेकर आने वाली हूँ, और साथ ही आपको जो हमारे इंपॉर्टेंट नर्सिंग एग्ज़ाम्स की नोटिफिकेशन हैं वो भी इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक ज़रूर कर दीजिए अभी वीडियो को, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें अभी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। शेयर ज़रूर करना, और साथ में सपोर्ट, प्लीज़ आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा नीड है। चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। चैनल का नाम है इसी मेड नर्सिंग में, और मेरा नाम है राखी राणा। ठीक है, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मिलने वाली है। अब बात करते हैं अपने नॉन नर्सिंग पार्ट की। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ऑड वन आउट पूछना है, जो डिफरेंट है वो पूछना है। नर्स, डॉक्टर, फार्मासिस्ट या फिर कार। तो जो ऑप्शन नंबर 3 है हमारे ABC जो है वो क्या है, हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं जो कि सेम कैटेगरी से आ रहे हैं, बट कार जो है एक क्या है, एक व्हीकल है जो कि डिफरेंट है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं, इफ़ कैट 24, तो डॉग का क्या पूछा है, डॉग का आपके सिग्नल पूछा है कि आप किस से इसको नोटिफाई, इसको आप शो करोगे। कैट के लिए आप 24 यूज़ कर रहे हो, अब तो आप डॉग के लिए क्या यूज़ करोगे, 26, 28 या 30 या फिर 32। तो कैट का कैसे दिया गया है, कैट मेनली जब आप इसको डिफरेंट करते हो, इसको आप सेपरेट करते हो अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकली आप लिखते हो। तो सी जो आता है 3 पर आता है, ए जो आता है 1 पर आता है, वहीं टी जो आता है आपका 20 पर आता है। तो जब इनको आप ऐड करते हो, जोड़ते हो, तो आपको क्या देखने को मिलता है, 24। इसी तरह अगर आप डॉग को करोगे तो डॉग में डी जो है वो 4 पर आएगा, ओ जो है 15 पर आएगा, वहीं जी जो है 7 पर आएगा। तो जब आप ऐड करोगे तो आपको देखने को मिलेगा 26। तो आप डॉग को किस से शो करोगे, किस से रिप्रेजेंट करोगे, आप ऑप्शन नंबर ए मीन्स 26 से शो करोगे। नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें आपका सीरीज़ को कंप्लीट करने का पूछा है। 2 4 6, 2 4 8 16, और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है क्या होगा। तो आप देख लीजिए, यहाँ पर आपका मल्टीप्लिकेशन से हो रहा है, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। तो 16 का आपका 2 बार मल्टीप्लिकेशन करोगे आपका आएगा 32। तो 32 जो है सी ऑप्शन वो हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर फोकस करें। नेक्स्ट है, इसमें आपका मिसिंग नंबर पूछा है 2 6 12 20 या 30, और नेक्स्ट नंबर क्या होने वाला। देखिए यहाँ पे 2 6 12 20 और 30 के में कितना गैप आ रहा है। तो यहाँ पर गैप आ रहा है 4 का, यहाँ आ रहा है 6 का, प्लस यहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 8 का, और यहाँ आ रहा है 10 का। ठीक है, तो प्लस और जो सेम नंबर हैं वो यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहे हैं। 2 4 में 2 जोड़ेंगे, 6 में 2 जोड़ेंगे, 8 में 2 जोड़ेंगे, 10 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 12। अगर 30 में आप 12 ऐड करते हो तो आपका करेक्ट आंसर आता है 42। 42 जो है ऑप्शन नंबर भी वो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ये यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो रहा था तो मैंने इसको काट दिया, तो इस पर फोकस करते हैं। ठीक है, केयर इज इक्वल टू 1897, एंड देन रेस क्या होगा, रेस का आपसे पूछा है किससे शो करोगे। तो देखिए केयर को आप देख लीजिए कैसे दिया गया है यहाँ पर। तो इसमें पूरा नंबर दिया गया है कि इसकी जगह आप ये यूज़ करने वाले हो। सी की जगह ये 1 यूज़ करोगे, 1 की जगह 8 यूज़ करोगे, 9 की आर की जगह आप 9 यूज़ करने वाले हो, वहीं 7 की जगह आप ई की जगह आप यूज़ करोगे 7। ठीक है, ये नंबर दिया गया है। वहीं रेस का पूछा है, तो रेस के लिए आप क्या करोगे, रेस के लिए आप इसका उल्टा करो। जैसे नंबर्स इसमें केयर के लिए शो किए गए वैसे ही आप इसके लिए यूज़ करोगे। तो रेस के लिए आप यूज़ करोगे रेस। ठीक है, रेस। तो रेस के लिए आर के लिए यहाँ पर 9 दिया गया है तो इसलिए 9 लिखोगे। ए के लिए आपको यहाँ पर कितना दिया गया है, 8 दिया गया है, 8 भी यूज़ करोगे। आर के लिए यहाँ पर आपको, आर के लिए वो सी के लिए आपको दिया गया है 1, और ई के लिए दिया गया है आपको कितना दिया गया है, 7 दिया गया है। तो 9 8 1 7 जो है वो आपका करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, विच वन इज़ डिफरेंट, डिफरेंट आपका इसमें पूछा है कौन सा डिफरेंट है, किडनी, लीवर, हार्ट है, स्टेथोस्कोप। तो ऑप्शन नंबर A B C जो है आपके ऑर्गन्स हैं, वहीं जो आपका स्टेथोस्कोप है वो हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है, वो हमारा मेडिकल आपका यूज़ हो जाता है, जिसमें कि आप हार्ट रेट चेक करते हो, साउंड चेक करते हो। ठीक है, स्टेथोस्कोप आ जाता है वहीं। ठीक है, जो ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है, वो ही हमारा ऑड वन आउट है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा गया 25% ऑफ 200, 200 का आपका कितना पूछा है, 25% कितना होगा। तो आप ये निकाल लेते हैं, 200 गुणा 25, इसका निकालोगे तो परसेंटेज करके अफसोस है 2 0 25 दूनी 50। तो 50 जो है हमारा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसका 25% 200 का आपका होगा 50। नेक्स्ट बात करते हैं।
ठीक है। अ ड्रग इज़ ऑर्डर्ड 500 mg, अवेलेबल स्टॉक इज़ 250 mg पर टैबलेट, टैबलेट रिक्वायर्ड। तो इसमें टैबलेट की अमाउंट पूछी है कि कितनी आप टैबलेट दोगे। टैबलेट का अमाउंट अब आपके पास अवेलेबल है 500 mg पर टैबलेट। एक टैबलेट में आपका 500 वो 250 mg है, वहीं आपको ऑर्डर कितने का है 500 mg। ठीक है, तो आप इसको ऐसे नॉर्मली आप अगर आपने IQ से कर सकते हो IQ से कर लो, वरना इसके लिए एक फार्मूला है, डिज़ायर डोज अपॉन अवेलेबल डोज इनटू क्वांटिटी। तो उसके लिए आप यूज़ करोगे तो डिज़ायर डोज कितना है 500 बटे कितना है आपका जो हमारा अवेलेबल डोज है वो 250 है, और कितना रिक्वायर जो हमारी क्वांटिटी है वो है 1। तो 250 से गया है 2 बार, तो 2 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 × 8 पूछा गया है, 12 × 8 पूछा गया है, तो उसका डायरेक्ट आंसर है 96। 96 जो है वो होता है 12 × 8 = 96। ठीक है, तो आपका सी जो है वो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं। तो इसमें 15% ऑफ 400, 400 का 15% पूछा है, कितना होगा, तो आप निकाल लो डायरेक्ट। 15 × 400 अपॉन 100, 100 टू इट्स 4 टाइम, 15 चौका कितने होते हैं 60। तो 60 जो है ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अ पेशेंट रिसीव्स 500 ml IV फ्लूइड्स ओवर 5 आवर्स, फ्लो रेट पर आवर। फ्लो रेट पूछा है पर आवर, तो इसका फ्लो रेट का फॉर्मूला होता है टोटल वॉल्यूम अपॉन टाइम। टाइम टोटल वॉल्यूम अपॉन टाइम जो होता है इसका फॉर्मूला होता है, तो टोटल वॉल्यूम है हमारे पास 500 ml और टोटल टाइम कितना है 5 आवर्स। तो 5 टू 8 गोस 100 टाइम्स, 100 टाइम्स जाता है ये। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 100 ml पर आवर आपका जो है फ्लो रेट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें पूछा गया 18 × 12 कितना होगा। इसके लिए एक ट्रिक बताती हूँ। 18 जो है इसको ऐसे लिख दो, और 12 जो उसको तोड़ लो, तोड़ कर लिख दो। आप इसको 10 + 2 लिखोगे तब भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसको, अगर आप ऐसे लिखते हो बदल थोड़ी जाएगा। इसको आप ऐसे लिख लो। अब क्या करना है आपको, 18 से दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 18 कितना गया 10 बार 180, प्लस लगाओगे 18 दूनी कितना होता है 36, देन ऐड करोगे कितना आएगा 216। 216 जो है हमारा करेक्ट आंसर है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर। अगर आप, ये थोड़ी ट्रिक है, अगर आप नॉर्मली अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तब आप ऐसे कर लो, या फिर अगर आपको ट्रिक से करनी है तो आप ऐसे कर सकते हो। ये थोड़ा ईजी हो जाता है कि हाँ बहुत आराम से हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग पूछनी इसमें पूछी है। रिसीव ये होती है, ये होती है, या फिर ये होती है, या फिर ये होती है। तो इसकी करेक्ट स्पेलिंग जो है वो आपसे पूछी गई है। तो रिसीव की जो करेक्ट स्पेलिंग होती है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। इसकी स्पेलिंग होती है RECEIVE। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है सिनोनियम्स ऑफ रैपिड। रैपिड का आपका सिनोनियम्स पूछा गया है, स्लो, क्विक, लेट या फिर वीक। सिनोनियम्स रैपिड का मीन्स क्या होता है आपका फास्टली करना कुछ भी चीज़। स्लो, स्लो जो है आपका क्या हो जाता है बहुत ज़्यादा स्लो करना। तो रैपिड का जो डायरेक्ट होगा वो होगा आपका बी। ठीक, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है ऑपोजिट ऑफ इंक्रीज। इंक्रीज का आपसे ऑपोजिट पूछा गया, एंटोनियम पूछा गया है। ऑप्शन है ग्रो, एक्सपेंड, डिक्रीज या फिर इंप्रूव। तो ग्रो एंड एक्सपेंड जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, इंक्रीज के क्या होते हैं सिनोनियम्स होते हैं। डिक्रीज की बात करें तो इट इज़ नॉट रिलेटेड, सॉरी इट इज़ रिलेटेड टू इंक्रीज। सो ये क्या होता है, इंक्रीज का क्या होता है एंटोनियम्स होता है, बट इम्प्रूव जो होता है वो इट इज़ नॉट रिलेटेड टू इंक्रीज। ठीक है, ये जो आपके करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है, अपोजिट ऑफ इंक्रीज। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट पूछा गया करेक्ट स्पेलिंग पूछी गई है फार्माकोलॉजी की। फार्माकोलॉजी एक सब्जेक्ट है जो आपने भी पढ़ा होगा। फार्माकोलॉजी, 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 या फिर ये ऑप्शन है आपका कौन सा आपका करेक्ट आंसर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए। फार्माकोलॉजी की स्पेलिंग होती है ये FPHARMACOLOGY। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड हेल्थ डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 1 जनवरी, 8 मार्च, 7 अप्रैल या फिर 5 जून। आपके ये जो डे दिए गए हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे जो होता है मेनली किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। 1 जनवरी की बात करें, 1 जनवरी मेनली आप न्यू ईयर मनाते हो, सभी को पता है। 8 मार्च जो है आप क्या मनाते हो, इंटरनेशनल वुमेंस डे बनाते हो। 7 अप्रैल की बात करें तो आप मनाते हो वर्ल्ड हेल्थ डे, और 5 जून की बात करें तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे आता है। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है हेडक्वार्टर्स ऑफ WHO इज़ लोकेटेड इन। WHO का हेडक्वार्टर पूछा गया। ऑप्शन है न्यूयॉर्क, जिनेवा, पेरिस या फिर लंदन। तो ऑप्शन न्यूयॉर्क की बात करें, न्यूयॉर्क जो है मेनली यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर्स होता है। जिनेवा जो मेनली होता है WHO का हेडक्वार्टर है। पेरिस की बात करें तो यूनेस्को, UNESCO यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। वहीं लंदन जो है, लंदन इज़ नॉट रिलेटेड टू
WHO हेडक्वार्टर, ठीक है, WHO हेडक्वार्टर नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर, जिनेवा जो है हमारा WHO का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट बात करते हैं। तो ये जो है सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल नर्सेज डे हमारा पूछा गया है किस दिन सेलिब्रेट करते हैं। 7 अप्रैल, 12 मई, 1 दिसंबर, 5 जून। 7 अप्रैल हमने देखा, आप WHO वर्ल्ड हेल्थ डे आप डे सेलिब्रेट करते हैं। 12 मई को इंटरनेशनल नर्सेज डे सेलिब्रेट करते हैं। 1 दिसंबर को एड्स डे सेलिब्रेट करते हैं, वहीं वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेट करते हैं। 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं। ओके, तो ये दिन है। 1 दिसंबर को क्या आप सेलिब्रेट करते हो? वर्ल्ड एड्स डे यूज़ करते हो, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। So this is the last question of our this mock test. The founder of modern nursing is क्लैरा वार्टन, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, वर्जीनिया हेंडरसन या फिर डोरथिया ओरेम। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर पूछा गया है कि कौन है फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। क्लैरा वार्टन की बात करें, क्लैरा वार्टन क्या थे? फाउंडर ऑफ रेड क्रॉस के जो हैं ये फाउंडर रहे हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल मेनली फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग की फाउंडर हैं। वर्जीनिया हेंडरसन की बात करें तो इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने हमारी नर्सिंग थ्योरीज़ दी थी, नर्सिंग थ्योरीज़ इन्होंने दी थी। डोरथिया ओरेम की बात करें तो इन्होंने एक थ्योरी दी थी, सेल्फ केयर थ्योरी इन्होंने दी थी, ठीक है, सेल्फ केयर थ्योरी इन्होंने दी थी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, फ्लोरेंस नाइटिंगेल जिनका बर्थ जो है आपका जिनका बर्थडे आप एज अ इंटरनेशनल नर्सेज डे सेलिब्रेट करते हो, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ठीक है, जिनको हम लेडी विद द लैम्प कहते हैं, ठीक है। तो ये है आपके करेक्ट आंसर, फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। नेक्स्ट बात करते हैं। तो अब बताइए आपका स्कोर कितना आया, और कमेंट करके ज़रूर बताना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपका स्कोर कितना आया। अगर आपको ये मॉक टेस्ट थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और ऐसे ही वीडियोस मैं अभी अपने चैनल पर और पोस्ट करने वाली हूँ, जैसे कि मॉक टेस्ट हो गए, सीरीज़ अपनी MCQ सीरीज़ हो गई, वो भी आने वाली है। साथ में लेक्चर्स भी मैं अपलोड करूँगी, प्लस नर्सिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैं भी अपनी चैनल पर अपलोड करने वाली हूँ, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो याद रखिए, SGPI नर्सिंग ऑफिसर बनना है तो प्रैक्टिस ही सक्सेस है, ठीक है, प्रैक्टिस ही सक्सेस है। प्रैक्टिस नहीं है तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। प्रैक्टिस करते रहेंगे तो लगातार सक्सेस मिलती रहेगी। अपनी मिस्टेक्स को इम्प्रूव करें, उन मिस्टेक्स को बिल्कुल दोबारा रिपीट ना करें जो कि आपको बिल्कुल आपके लेवल को लो कर रही हैं। नई कहना है उनको जो भी मिस्टेक्स हैं उनको इम्प्रूव करें, और नई चीज़ें, नई क्वालिटी अपने अंदर डिस्कवर करें, तभी, ठीक है। तो उससे आपको क्या होगा, बहुत ज़्यादा अपने अंदर इम्प्रूवमेंट दिखेगी। तो आज का टेस्ट पेपर आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। नेक्स्ट वीडियो में और टफ मॉक टेस्ट आएगा, तो स्टे रेडी। टिल देन कीप लर्निंग, कीप बिलीविंग एंड टेक केयर।